हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने ह्यूमन रिप्रोडक्शन से एक और नए वीडियो के साथ आया हूं, जिसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट नंबर तीसरा। ये हमारा पार्ट नंबर तीसरा होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे oogenesis की प्रक्रिया के अंड जनन जो है किस तरह से होता है। यहाँ हम लोग जो है पूरा इसका डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने ह्यूमन के बॉडी में जो है कितने अंडे रहते हैं, यानी कि कितने वहाँ पर ओगोनियम रहता है, और वही ओगोनियम जो है आगे चलकर किस तरह से उसमें डेवलपमेंट होता है, और किस तरह से जब वो मेरिस्टल जब साइकिल में इंटर करते हैं तो वहाँ पर प्रेगनेंसी होता है या कहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन होता है। अभी तक हम लोग जानते थे कि क्या होता है ओवम से इसमें क्या होता है फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, ऐसा विधि हम लोग जो जानते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओवम से इसमें नहीं होता है, वो होता किससे आपके सेकेंडरी साइड से इसमें क्या होता है फर्टिलाइजेशन की क्रिया विधि जो है वो होता है। और जो इसमें साइक्लिक जब चलते हैं इसमें तो इसमें दो जगह पर अरेस्टेड रहते हैं। जो हमारा ओगोनियम रहता है, ओगोनियम जो है जब आगे इसमें जब डेवलपमेंट होते हैं तो दो जगह पर जो है अरेस्ट रहता है, यानी कि रुके हुई स्थिति में रहता है। तो कहाँ पर वो जो है रुका हुआ रहता है उसको हम पूरा डिटेल में इसमें हमें देखने वाले हैं। तो बिना इसको स्किप किए अंतिम तक देखते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें हम लोग क्या अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं हमारा oogenesis। तो oogenesis का कुछ समझ हमारे पास है। पहले हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारे में स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी जो हमारा पिछला वीडियो था, मैंने उसमें स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी को समझा दिया था। तो हम उसके आगे का पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? द इवेंट्स इन oogenesis। इसमें क्या इवेंट्स होते हैं? इसमें पहला आएगा हमारे में मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा आएगा ग्रोथ फेज, और तीसरा आएगा इसमें मैच्योरेशन फेज। और उसके बाद जो चौथा नंबर उसके बाद हमारे में आएगा अगला जो आएगा पॉइंट होगा आपका इसका फंक्शन। तो आपको कंक्लूजन देना आपके रेफरेंस। तो मेन जो रहेगा हमारा इस इवेंट पे हमको क्या करना है आज डिस्कस जो हमको करना है। दो हमारे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 आया है उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसको भी एक बार जाकर जो है पुनः देख लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है इसको देखेंगे। oogenesis इज अ प्रोसेस बाय विच द ओवम डेवलप्स इन द ओवरी। ठीक है, ओवम क्या होता है इसमें ओवरी के अंदर डेवलपमेंट को कहते हैं oogenesis की प्रक्रिया जो है वो कहते हैं। अब क्या बोलता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड oogenesis के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, यह एक फंडामेंटल प्रोसेस है जिसमें ऑल एनिमल्स में क्या होते हैं माइनर डिफरेंट ओवा में योग प्रोडक्शन के कारण जो है वो होता है। ठीक है, तो अलग अलग जो एनिमल्स में क्या होते हैं इसमें योग के जो प्रोडक्शन होते हैं उसके आधार पर जो है इसको अलग अलग जो है उसमें बांटा गया है। जैसे कि हमारे पास ओवरी भी होता है, तो ओवरी हमारे पास क्या होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे में कॉम्पैक्ट और एक रहता है उसको बोलते हैं सेकुलर। ठीक है, एक रहता है कॉम्पैक्ट और दूसरा रहता है सेकुलर। इसमें जो है ओवरी हमारे पास जो पाया जाता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग जो है क्या किए थे हमने ओवा को हमने जो है देखे थे। अब उसके बाद आएगा हमारे में इवेंट्स, हम लोग जो है देखते हैं इवेंट क्या क्या इसमें रहता है। द इवेंट्स इन oogenesis। तो oogenesis की इवेंट हम इसमें देखेंगे। तो क्या बोलते हैं oogenesis इज अ कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेज। ठीक है, ये कैसा होता है कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है, यानी कि कॉम्प्लिकेशन इसमें जो है रहते हैं बहुत ही ज़्यादा दिक्कत रहता है। और इसमें जो है आपका 3 फेजेस में इसको जो है डिवाइड किया गया है। पहला है इसमें आपका मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा आएगा ग्रोथ फेज, और तीसरा आएगा इसमें मैच्योरेशन फेज। और इसी मल्टीप्लीकेशन फेज को बोलते हैं प्रोलिफरेशन फेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, अब शुरू करते हैं हमारे में मल्टीप्लीकेशन फेज या प्रोलिफरेशन फेज को देखते हैं। ठीक है, तो बोलता है कॉर्टेक्स के ऊपरी सरफेस पर जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स पाया जाता है। कॉर्टेक्स की ऊपरी सतह पर, यानी कि हमारे पास जो ओवरी था तो ओवरी की स्ट्रक्चर को हमने कल देखे थे, यानी कि हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने देखे थे। तो क्या होता है आपके जो ओवरी के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। तो आपके कॉर्टेक्स के ऊपर जो है उसके सरफेस पर क्या पाया जाता है जर्मिनल एपिथेलियल की जो है वो सेल से लाइन होता है, घिला हुआ रहता है, जिससे क्या बोलते हैं हमारे में प्राइमोडियल जर्म सेल जो है वो कहा जाता है। उस कॉर्टेक्स पर आपको जो है इस राउंड शेप में जो है बहुत सारे वहां पर जो क्या पाए जाते हैं आपका सेल्स पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल के नाम से जानते हैं। जिसके द्वारा जो है या इसी को एक प्रकार का बोल सकते हैं हम लोग स्टेम सेल, जिसमें से डिवाइडेशन की बहुत ज्यादा प्रक्रिया जो इसमें जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं उसके बाद दे डिवाइडेड रेपिडली बाय माइटोसिस। ठीक है, जिसमें क्या होता है माइटोसिस के द्वारा जो है इसमें जो है वो रिपीट और डिवीजन इसमें जो है वो होते हैं, लगातार इसमें डिवीजन जो है वो होता है। अब क्या बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन के रिजल्टिंग जो सेल प्राप्त
होता है उसे बोलते हैं उगोनिया, या बोलते हैं इसको एग मदर सेल के नाम से जानते हैं, या उसको क्या बोलते हैं उगोनिया बोलते हैं, या तो उसको बोलते हैं एग मदर सेल के नाम से उसको जाना जाता है। वो उगोनिया होगा हमारा मतलब जो प्राइमोडियल जो जर्म सेल जब उसमें डेवलपमेंट होगा और उसका माइटोसिस की फलस्वरूप जो है एक सेल से दो सेल का जब इसमें फॉर्मेशन होगा तो इसको क्या बोलते हैं, उसको उगोनिया या एग मदर सेल के नाम से उसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, क्रोमोसोमल जो नंबर रहेगा वो चेंज नहीं होता है। मतलब अगर उसमें क्या है वो 2n है तो अगले पीढ़ी में जब हो जाएगा तो एक से जब उसमें 2 हो जाएंगे तो क्या होगा, इसमें भी आपके 2n इसमें जो है वो रहेगा। इसमें कोई भी क्रोमोसोमल नंबर में जो है वो चेंज नहीं होता है। माइटोसिस डिवीजन मतलब वही होता है, समसूत्री डिवीजन मतलब 1 से 2 बराबर भागों में क्या होगा वो डिवाइडेड जो है उसमें हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोलता है उगोनिया के अगेन डिवाइड होता है। उगोनिया क्या होगा अब अगेन, मतलब हमारे पास क्या था 1 से 2 हुआ था, अब 2 से कितना होगा, यहाँ पर ऐसा 4, यहाँ पर जो है इस तरह से इसमें जो है 4 होगा तो अगेन क्या होता है वो डिवाइड होता है, जिसके बाद जो है क्या बोलता है डिवीजन स्टॉप हो जाता है। अगर ये 4 हो जाएंगे यहाँ से उसके बाद जो डिवीजन रहता है कैसा हो जाता है वो स्टॉप हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। ठीक है, अब वो क्या हो गया वहां पर रुक गया। अब उसके बाद और क्या बोलता है ओगोनिया के डिवीजन से जो सेल बना है उसे बोलते हैं हमारे में प्राइमरी oocyte के नाम से उसको जाना जाता है। ओगोनिया जब उसमें क्या होगा डेवलपमेंट होगा उसी का डिवीजन होते हैं तो डिवीजन के फलस्वरूप हमारे पास जो है प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन जो है इसमें से होता है। ठीक है, अब क्या बोलता है प्राइमरी oocyte में न्यूक्लियस जो है डिप्लॉयड रहता है। जो प्राइमरी oocyte रहता है उसमें जो न्यूक्लियस रहेगा कैसा है डिप्लॉयड, मतलब क्रोमोसोमल नंबर जो है 2n के केस में रहता है, क्योंकि हमारे पास क्या था एक सेल से कितना बना था, यहाँ पर 2 सेल बने थे और इस 2 सेल से क्या हुआ था 4 सेल हमारे पास इस तरह से ऐसा प्राप्त हुआ था। तो 4 सेल इसमें प्राप्त यानी कि यहाँ पर भी क्या है 2n, इसमें भी 2n, तो इधर भी क्या होगा 2n ही रहेगा। तो इसी में से क्या होगा कोई एक क्या करेगा आगे जाकर जो है वो हमारे प्राइमरी oocyte के रूप में चेंज होगा। तो यही अगर ये आगे जाकर ये वाला हमारा क्या होता है प्राइमरी oocyte के रूप में अगर चेंज होता है तो इसमें कैसा है क्रोमोसोमल नंबर 2n है, तो ये भी कैसा होगा आगे जाकर जो है वो 2n के केस में ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए बोलता है न्यूक्लियस इसका डिप्लॉयड रहता है। ठीक है, अब क्या होगा प्राइमरी oocyte इंटर अ पीरियड ऑफ ग्रोथ, यही जो प्राइमरी oocyte रहता है वो ग्रोथ फेज में हमारे पास इंटर करेगा। तो अब आएगा हमारे में दूसरा नंबर का ग्रोथ फेज। ठीक है, ग्रोथ फेज को देखते हैं। तो ग्रोथ फेज इज एन इंपॉर्टेंट फेनोमेनन इज oogenesis, ग्रोथ के दौरान जो है न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मटेरियल्स नेसेसरी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस ग्रोथ फेज के दौरान ही क्या होता है oogenesis की ग्रोथ फेज के दौरान ही न्यूट्रिएंट मटेरियल एवं जो है अदर्स मटेरियल का जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का जब उसमें डेवलपमेंट होता है उसके लिए यहाँ पर क्या होता है उसका सिंथेसाइज होता है, यानी कि एकत्रीकरण यहीं इसमें वो जो है वो होता है। ठीक है, अब क्या बोलता है सब्सटेंस को साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेट किया जाता है। सब्सटेंस क्या होगा उसके साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेट में रहता है, वहां पर जो है वो प्रेजेंट रहता है। अब उसके बाद क्या होगा oocyte इंक्रीज इन साइज कैसा होगा आपके oocyte जो है वो इंक्रीज होगा। जो प्राइमरी oocyte है उसका जो साइज होगा कैसा होगा वो इंक्रीज होगा, क्योंकि ग्रोथ फेज में आ रहा है। तो ग्रोथ फेज में आने के कारण जो है वहां पर क्या होगा जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस का सिक्रेशन होने के कारण है वहां पर वो जो है उसका जो साइज है कैसा हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा, उसके अंदर जो है वो साइज जो है वो बड़े रूप में वो जो है वो आ जाता है। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इन द फीमेल गैमेट्स इन ओवरी प्रीलॉन्गेट। ठीक है, इसके कारण क्या होगा जो फीमेल के जो गैमेट में जो ओवरी होता है वो प्रीलॉन्गेट रूप में वो जो है वो रहते हैं वहां पर। ठीक, अब क्या बोलता है ग्रोथ फेज oocyte इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte, ग्रोथ फेज में जो oocyte रहता है उसको क्या नाम होता है प्राइमरी oocyte के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलता है प्राइमरी oocyte क्रोमोसोमल नंबर इज डिप्लॉयड, प्राइमरी oocyte का क्रोमोसोमल नंबर कैसा रहेगा डिप्लॉयड रहेगा, क्योंकि उसमें जा क्या था वो हमारे पास जो है वो 2n के केस में ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं, यानी कि केवल क्या हुआ था माइटोसिस डिवीजन इसमें हुआ था उसके पहले। ठीक है, लेकिन अब जैसे oocyte जो था हमारे पास ओगोनियम था oocyte था उसमें क्या था माइटोटिक डिवीजन हुआ था, अब इसके बाद जो इसमें डिवीजन अभी नहीं हुआ है। और जो हमारे पास यही जो ओगोनिया था यही क्या हुआ है इसमें जब भोजन का एकत्रीकरण हुआ है तो इसका नाम क्या बन गया हमारे में प्राइमरी oocyte के नाम से इसको जो है वो जानते हैं। प्राइमरी oocyte इंटर टू मियोसिस फर्स्ट डिवीजन, जो प्राइमरी oocyte रहेगा इंटरएक्ट करेगा कहां पर आपके मियोसिस जो होगा फर्स्ट डिवीजन में जो है इसको इंटर किया जाता है। और देन उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट इज अ मेच्योरेशन फेज, उसके बाद क्या होगा अब मेच्योरेशन फेज हमारे पास जो है वो आएगा, किस तरह से इसमें मेच्योरेशन होते हैं उसको हम लोग अभी देखेंगे। अब तीसरा और अंतिम आता है फेज इसमें मेच्योरेशन फेज के नाम से इसको जानते हैं, इसको हम लोग अभी देख लेते हैं। द प्राइमरी oocyte कंटेन अ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, प्राइमरी oocyte कैसा आता है इसमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम जो इसमें पाया जाता है, मतलब 2n के केस में क्रोमोसोम जो इसमें पाए जाते हैं रहता है। अब क्या है डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉयड नंबर में क्या होता है रिड्यूस
रिड्यूस मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, आपके रिड्यूस होता है, मतलब कि ये जो है आपका 2n से जो है वो n में वो क्या होगा, टूटेगा, मतलब कि वहाँ जो क्रोमोसोमल नंबर होगा वो कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर माना जाए किसी आदमी के पास अगर 10 रुपए है तो क्या हो जाएगा, जब उसमें मियोसिस जब डिवीजन होगा तो उसके पास जो है 55 रुपए जो है वो आ जाएंगे, आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें क्या होता, माइटोसिस होता तो क्या होता, ये 10 का 10 ही होता, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, इसी कारण से इसमें क्या होगा, उसका हेप्लॉइड नंबर में जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये होता है। अब बोलते हैं और प्राइमरी oocyte ओवम और एग में जो है वो चेंज हो जाता है। प्राइमरी oocyte कैसा होगा, ओवम और एग में जो है वो चेंज होगा, लेकिन इसके भी क्या है, प्रोसेस होता है, इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, अभी हम उसको जो है भी देखेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। तो अब आते हैं इसमें, अभी तक तो हम लोग जानते थे कि क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सेकेंडरी oocyte के द्वारा, एग सेल के द्वारा इसमें होता है, ऐसा हम लोग जानते थे। लेकिन जो है अब देखेंगे कि फीमेल के बॉडी में कितने अंडे जो है वो रहते हैं, यानी कि कितने वहाँ पर जो है जर्म से रहता है, या ओगोनिया जो है वहाँ पर, ओगोनियम जो है वहाँ पर पाए जाते हैं, कितने ओगोनियम रहते हैं उसके बॉडी में, उसको हम लोग जो है वो देखेंगे। जब तो 6 से 8 वीक्स का हो जाता है, फीटस 6 से 8 वीक्स का होते हैं, तब उसमें क्या होता है, ओगोनिया जो है, ओगोनियम का लगातार इसमें माइटोसिस, इसमें डिवीजन होता है और अपने संख्या में जो है वो इंक्रीज करते हैं। फिर उसके बाद क्या बोलता है, जब वो 20 वीक्स का होते हैं, उसके बाद क्या होगा, 20 यानी कि 20 सप्ताह का जब होते हैं, तो उसके अंदर 6 से 7 मिलियन, 6 से 7 मिलियन नंबर ऑफ ओगोनियम वहां पर पाया जाता है। तो इतने ज्यादा संख्या वहां पर पाए जाते हैं। ठीक, अब उसके बाद जब क्या होगा, बर्थ के टाइम होते हैं, ये तो कितने में था, हमारे में 20 वीक्स है, केवल क्या है अभी 20 वीक्स है, लेकिन अभी 9 मंथ पूरा कहाँ हुआ है अभी। ठीक है, तो ये 20 वीक्स है, तो 20 वीक्स के बाद, 20 वीक्स के बाद जब उसमें बर्थ के टाइम इसकी ओगोनिया की जो संख्या होती है, ओगोनियम की संख्या कितना हो जाता है, 2 मिलियंस रह जाता है। क्यों, क्योंकि जो है इसमें जब फॉर्मेशन होता है तो वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, रिड्यूस होने लगता है, यानी कि कम होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर अगर वो 6 से 7 मिलियन था तो उससे अब बर्थ टाइम वो क्या हो जाएगा, उससे डबल हो जाएगा या उनसे इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होगा, वो धीरे धीरे उसकी जो संख्या रहता है वो धीरे धीरे जो है वो कम होना शुरू होता है, मतलब इस तरह से उसका जो ग्राफ होता है वो गिरते हुए जाता है। ठीक है, पहले कितना था, 6 से 7 मिलियन था, किसमें आपका 20 वीक्स में, जब उसमें बर्थ के टाइम कितना हो जाता है आपका 2 मिलियंस के रूप में वहां पर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद जो है एट प्यूबर्टी स्टेज में जब आते हैं, जब उसमें क्या होता है, जब साइक्लिक स्टार्ट होते हैं, यानी कि कितने में 10 से आपके 11 साल के, 10 से 11 साल के जब एज में जब होता है, तो उस समय जो प्राइमरी oocyte कितना होता है हमारे में, 60,000 से 80,000 पाए जाते हैं। कितना होता है, 60,000 से जो है वो 80,000। प्यूबर्टी स्टेज में जब उसमें साइक्लिंग जब उसमें शुरू होता है तो क्या होता है, हमारे में 60 से 80,000 ही केवल जो है उसमें ओगोनियम या ओगोनिया जो है इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें ओगोनिया पाए जाते हैं। फिर उसके बाद जब इसमें मेरिस्टल जब साइकिल होता है तो उसमें क्या, केवल इस 60 से 80,000 में से केवल 400 ही मेच्योर होते हैं। कितने होते हैं, केवल 400 ही मेच्योर होते हैं, और यही 400 क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं कि इसके द्वारा जो है एक सीटू से शिशु का या एक फीटस का या एक भ्रूण का, एम्ब्रियो का इसके द्वारा फॉर्मेशन किया जा सकता है। केवल जो उसके जो कितने होते हैं, 10 साल से आपका 40 टू 45 ईयर्स में रहता है, इतने साल में केवल क्या होते हैं, ये 400 ही मेच्योर होते हैं, बाकी जो है वो अनमेच्योर जो है वो रहता है। केवल 400 इसमें मेच्योर हो पाता है, बाकी इसमें मेच्योर नहीं होते हैं। और इसी 400 में कैपेबिलिटी पाया जाता है कि उसके द्वारा एक फीटस का निर्माण जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास कितना था, पहले हमारे में 6 से 7 मिलियन था, रिड्यूस हुआ, कितना बचा, 2 मिलियन बचा, 2 मिलियन से फिर से रिड्यूस हुआ, फिर कितना बचा हमारे में, 60,000 से 80,000 बचा। अब उसके बाद यहाँ फिर से क्या होगा, इसमें से आप केवल 400 ही मेच्योर हो पाते हैं, बाकी जो है इसमें मेच्योर जो है वो नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद आएगा इसमें oogenesis में जो है माइटोसिस डिवीजन अनइक्वल होते हैं। oogenesis में क्या होता है, माइटोसिस जो डिवीजन में मैच्योरेशन फेज को हम लोग देख रहे हैं, तो माइटोसिस जो डिवीजन रहता है वो कैसा होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है। इसमें कोई इक्वल डिवीजन इसमें जो है वो नहीं होते हैं। मल्टी एप्लीकेशन फेज में क्या था हमारे पास, प्राइमोडियल जर्म सेल था, इसका एक बार क्या हुआ, यहाँ पर डिवाइडेशन हुआ, माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होने के बाद क्या यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर 2 ओगोनिया जो है सेल फॉर्मेशन हुआ, ओगोनियम या ओगोनिया का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये अगेन फिर से क्या कि इसमें डिवाइड किया, तो 2 से कितना बन गया, 4 यहाँ पर जो है ओगोनियम का फॉर्मेशन हुआ या ओगोनिया का इसमें फॉर्मेशन होता है। इसके बाद ये अभिक्रिया जो है वो रुक जाता है, रुक गया यहाँ पर। अब इस चारों में से कोई एक क्या करेगा, हमारे ग्रोथ फेज में इंटर करेगा, तो ये हमारा क्या है, ये ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज में इंटर किया, तो ग्रोथ फेज में भी क्या है, जो क्रोमोसोमल नंबर होता है
होता कैसा है आपका, डिप्लॉयड होता है। यहाँ पर क्या है, वो डिप्लॉयड है। अब इस डिप्लॉयड में जो है वो क्या होगा, भोजन का एकत्रीकरण होगा, न्यूट्रिएंट जो मटेरियल होता है उसके एक्यूमुलेशन होने के कारण जो है इसका साइज जो है कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका साइज छोटा था, इसका साइज कैसा होगा, ये बड़ा हो गया है। तो इसमें जो है साइज इसका एक्यूमुलेशन होते हैं और ये जो रहता है इसको क्या बोलते हैं हमारे में, प्राइमरी oocyte के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो प्राइमरी oocyte, और यही जो प्राइमरी oocyte होगा कहाँ जाएगा, अब जो है आपका मियोसिस फर्स्ट में जो है वो इंटर करेगा, मियोसिस इसमें इंटर करेगा, फर्स्ट में जो है वो इंटर जो है वो करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक आपको समझने की जरूरत है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें होगा, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte जो है डायरेक्टली आकर जो है इसमें सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन नहीं करता, ये इसका क्या है, सेकेंडरी oocyte है, लिखना भूल गया मैं, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। तो डायरेक्टली क्या होता है यहाँ पर, सेकेंडरी oocyte में वो चेंज नहीं हो जाते हैं, जो प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte में डायरेक्टली चेंज नहीं होता है, उसके लिए भी कुछ यहाँ पर जो है कंडीशन रहता है, वो रुका हुआ रहता है। तो कहाँ पर रुका रहता है, क्या करता है, उसको भी हम लोग भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी oocyte जो है आगे जब उसको मियोसिस फर्स्ट में जब इंटर करना है तो ये जो होता है प्राइमरी oocyte जो है मियोसिस फर्स्ट के जो होते हैं कहाँ पर अटैच रहता है, तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट के लेप्टोटीन स्टेज में जाकर वो अरेस्ट रहता है। तो प्राइमरी oocyte जब मियोसिस फर्स्ट में इंटर करते हैं तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट के लेप्टोटीन स्टेज में जाकर वो जो है यहाँ पर अरेस्ट रहता है, फंसा हुआ रहता है, यहाँ से आगे वो नहीं बढ़ पाते हैं, अरेस्ट रहता है, नहीं बढ़ पाते हैं। अब उसमें क्या होगा जब हमारे पास ओवरी स्ट्रक्चर हमने देखे थे, इसमें ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन जब इसमें होते हैं तो इसमें क्या था, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में चेंज होने के लिए क्या था, हार्मोन्स था, एक हार्मोन्स जिसका नाम था क्या, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ठीक है। क्या नाम था उसका, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। तो उस एस्ट्रोजन हार्मोन्स का क्या होगा, यहाँ पर सीक्रेशन होता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सीक्रेशन होगा। तो इस एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण इसके जो आपका अरेस्टेड रहता है, जो अरेस्ट क्या होता है वो टूटता है। तो अरेस्ट कैसा हो जाए, इसमें टूटते हैं, तो टूटने के कारण जो सीधा किसमें चेंज आएगी, आपके सेकेंडरी oocyte में जो वो चेंज होता है और इसमें क्रोमोसोमल जो नंबर रहता है वो हेप्लॉइड के रूप में हमको प्राप्त होता है। और ये कैसा होगा, आपके अनइक्वल डिवीजन होते हैं। कैसा होता है, अनइक्वल डिवीजन, मतलब दो बराबर भागों में इसमें वो नहीं टूटेगा। एक जो रहेगा हमारे पास बड़े भाग में टूट कर आएगा और दूसरा जो हमको जो है छोटे भाग में जो है टूट कर प्राप्त होगा। जो हमारे पास छोटे भाग में रहेगा उसको बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी या पोलर बॉडी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। और जो बड़ा भाग रहेगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, सेकेंडरी oocyte के नाम से इसको जानते हैं। ध्यान रहे क्या हुआ, प्राइमरी oocyte कहाँ इंटर किया, मियोसिस फर्स्ट में। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो है आपके पास पाया जाता है प्रोफेस फर्स्ट, और इस प्रोफेस फर्स्ट के लेप्टोटीन स्टेज में जाकर वो अरेस्टेड रहते हैं। तो इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन जब आता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण इसका अरेस्टेड जो है वो टूटेगा, टूटने के कारण जो इसमें अनइक्वल डिवीजन होते हैं उसका जो आपका मियोसिस फर्स्ट होता है, पूरा होता है मियोसिस फर्स्ट पूरा होने के कारण इसमें क्या होगा, अनइक्वल डिवीजन होंगे। एक बनेगा आपके पास सेकेंडरी oocyte बड़ा वाला, एक बनेगा छोटा जिसको बोलते हैं हमारे में पोलर बॉडी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो दो इसमें क्या हुआ, डिवीजन इसमें हुआ, यानी कि एक जो है आपके पास बड़ा वाला और एक जो है छोटा, यानी कि अनइक्वल डिवीजन इसमें जो है वो हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte जो रहता है अब उससे इंटर करेगा आपके मियोसिस सेकंड में। कहां पर इंटर करेगा, मियोसिस जो है वो सेकंड में इंटर होता है। तो इसमें अगर ये सेकेंडरी oocyte यहाँ पर मियोसिस सेकंड में इंटर करे तो इस तरह से आपके पास फर्स्ट पोलर बॉडी जो है ये भी क्या करेगा, आपके मियोसिस सेकंड में जो है वो इंटर करेगा। लेकिन यहाँ पर भी एक गजब सा केस रहता है, यहाँ पर क्या है, एक गजब सा केस रहता है। ये जो सेकेंडरी oocyte रहता है ये भी आपके मियोसिस जो सेकंड रहता है इसके मेटाफेस में जाकर अरेस्ट रहता है, यहाँ पर जाकर फंस जाता है। वही बोलते हैं ना, आसमान से गिरे और खजूर में लटके, ठीक है। तो ये प्राइमरी oocyte से अरेस्टेड टूट कर यहाँ पर क्या बना, सेकेंडरी oocyte में तो चेंज हो गया। और सेकेंडरी oocyte से चेंज होने के लिए इसको ओवम में जब चेंज होना है तो ओवम के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, इसको फिर से मियोसिस सेकंड में इंटर करना पड़ेगा, क्योंकि मियोसिस के दो स्टेज है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो अभी क्या हुआ है, मियोसिस फर्स्ट हुआ है जिससे अनइक्वल डिवीजन यहाँ पर वो हुआ है। अब उसके बाद इसमें मियोसिस जब सेकंड में जब इसमें इंटर होगा तो यहाँ पर भी कैसा होता है, ये अरेस्टेड हो जाता है, यहाँ पर जाकर फंस जाता है। तो मियोसिस सेकंड के मेटाफेस में जाकर ये फंसा हुआ रहता है। मियोसिस जो सेकंड होता है उसके मेटाफेस सेकंड में जाकर जो अरेस्ट रहता है। लिख देते हैं यहाँ पर मेटाफेस सेकंड। तो मेटाफेस जो सेकंड रहता है वहां पर वो अरेस्टेड रहता है। मियोसिस
सेकंड के मेटाफेज सेकंड में जो जाकर अरेस्टेड रूप में वो रहता है। तो अब इसके लिए क्या होगा, ये जो सेकेंडरी ओसाइट है इसके बाद जो है सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, सेकेंडरी ओसाइट जो है इसके बाद जो है सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। तो सेंट्रियोल कहाँ पर होता है, तो मेल के स्पर्म में जो है वो सेंट्रियोल पाया जाता है। तो इस सेकेंडरी ओसाइट के साथ क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा किसका, इस बेचारे स्पर्म का। तो इसके साथ अगर ये फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा, ये अपना सेंट्रियोल को यहाँ पर देगा, डिस्चार्ज करेगा। सेंट्रियोल को देने के कारण ये कैसा होगा, इसका मेटाफेज सेकंड जो है वो टूटेगा, ब्रेक होगा, जो अरेस्टेड है वो ब्रेक होगा। तो ब्रेक होने के कारण जो है मेटाफेज सेकंड पूरा होगा, है ना। इसके जो मेटाफेज सेकंड है वो पूरा होगा, क्योंकि इसके पास सेंट्रियोल अभी नहीं है। तो सेंट्रियोल कौन देगा, तो इस जो है आपके जो स्पर्म होता है वो स्पर्म जो इसको वो देता है, यानी कि शुक्राणु इसको जो है वो देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे सेकेंडरी ओसाइट पर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है। इसके पास सेंट्रियोल नहीं होता है। सेंट्रियोल जब इसको मिलता है तो कैसा हो जाएगा, ये जो है आपका मियोसिस जो सेकंड है वो पूरा होता है, और इस कारण से हमारे पास अनइक्वल डिवीजन फिर से होगा। तो अनइक्वल डिवीजन से एक हमारे पास बड़ा वाला और एक हमारे पास छोटा वाला हमको प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमारे पास प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारे में एक और पोलर बॉडी का जो निर्माण हो गया। उस तरह से यहाँ पर भी इंटर किया था, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर इसमें भी पोलर बॉडी का जो है इसमें निर्माण जो है वो होता है। तो इसी तरह से इसमें क्या बन गया, तो जो सेकेंडरी पोलर बॉडी का यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और ऊपर की ओर जो है फर्स्ट पोलर बॉडी, और इधर के हमारे जो बड़ा वाला था इसको बोलते हैं हमारे में ओवम, यही हमारे ओवम होते हैं। और आगे चलकर ही क्या करेगा, मेच्योर एक सेल का इसमें फॉर्मेशन करता है, और यही क्या होता है, इसका क्रोमोसोमल नंबर भी कैसा होता है, हैप्लॉइड के रूप में जो है वो रहता है। ठीक है, और ये जो पोलर बॉडी होते हैं वो न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं, मतलब इस जो जिस सेकेंडरी साइड और हमारे पास जो ओवम होता है उसको न्यूट्रिशन देने का काम जो है वो करता है यही पोलर बॉडी। तो ये था हमारा आज का oogenesis की प्रक्रिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में जरूर आप बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया, मैं उसको एक बार समझाने का आपको फिर से कोशिश करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।